Hello everyone, welcome in Prabhakar MBBS. Today's topic is blood coagulations. अगर इस पूरा चैप्टर का बात करूं जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं पूरा ब्लड फिजियोलॉजी का, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका है एनीमिया, फिर उसके बाद एरिथ्रोपोइसिस, फिर उसके बाद ब्लड कोagulations. अगर मैक्सिमम यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें इंपॉर्टेंट में, तो ये तीन टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है. कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, चाहे यूनिवर्सिटी से बात रेस्पेक्ट में बात करो या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बात करो. अगर अपन बात करें ब्लड कोagulations के बारे में, तो ब्लड कोagulations का मतलब सिंपली क्या होता है, ब्लड का क्लॉटिंग होना. और यह प्रोसेस कैसे होगा, यह कौन कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करता है, इस चीज़ को अपन बात करेंगे इस टॉपिक में. सबसे पहले टर्म आता है व्हाट इज़ हीमोरेज. हेमरेज का मतलब क्या होता है, सपोज डेट किसी को चोट लगा मतलब इंजरी हुई तो क्या हुआ, उससे क्या होता है, ब्लड निकलेगा. और ये जो ब्लड निकलने का जो प्रक्रिया है, इसे क्या बोलते हैं, अपन टर्म देते हैं डेट इज़ कॉल्ड हेमरेज. क्या बोलते हैं, हेमरेज बोलते हैं. एक चीज़ याद रखना, ये जो ब्लड कोagulations है, हम लोग पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो पढ़े थे होम्योस्टेसिस में, वहाँ पे भी डिस्कस कर चुका हूँ कि यह पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है. क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है. अपन नेक्स्ट इस टॉपिक का बात करें तो सपोज दैट मान लो इंजरी होते ही क्या हो जाएगा कि जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स का इकट्ठा होने लगता है, प्लेटलेट्स एक्यूमुलेट होने लगेगा. और ये जो प्लेटलेट्स का एक्यूमुलेशंस होगा तो एक प्लग बनता है, उस प्लग को बोलते हैं टेम्पररी प्लग. याद रखना, परमानेंट नहीं, यह एक टेम्पररी प्लग बनाएगा. और यह टेम्पररी प्लग के साथ कुछ क्लोटिंग फैक्टर का सिक्रीशन होगा. ये क्लोटिंग फैक्टर क्या करेगा, इस टेम्पररी प्लग के साथ एक क्लोटिंग मैकेनिज्म को बढ़ावा देगा. इसका मतलब क्लोटिंग मैकेनिज्म होगा. और उस क्लोटिंग मैकेनिज्म में बहुत सारे क्लोटिंग फैक्टर आके क्या करेगा, एक फाइब्रिन का क्लॉट बना देगा. याद रखना, फाइब्रिन का क्लॉट बनाना, ये जो फाइब्रिन का क्लॉट है इसी को अपन बोलते हैं परमानेंट प्लग. क्या, परमानेंट प्लग. अब देखो, ब्लड का तो क्लॉट बन गया, फाइब्रिन का क्लॉट बन गया, मतलब ये परमानेंट प्लग बन गया. और उसके बाद क्या होता है, क्लॉट का कुछ मिनट में या कुछ आवर भी बोल सकते हैं, उसमें क्लॉट का क्या होता है, रिट्रैक्शन होता है. सपोज दैट रिट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, उसका सरफेस एरिया कम हो जाना. सपोज दैट आपका प्लग जो है, परमानेंट प्लग का इतना डायमीटर है, इतना आपका सर्किल में बना है, इतना सरफेस एरिया में, यह क्या होगा, कुछ मिनट और आवर में ये सिकुड़ के छोटा हो जाएगा. तो मतलब क्या हो जाएगा, इस क्लॉट का रिट्रैक्शन हुआ ना, सबसे पहले क्या हुआ, इंजरी हुआ, उसके बाद प्लेटलेट का एक्यूमुलेशन हुआ तो टेम्पररी प्लग बना, उसमें कुछ क्लॉटिंग फैक्टर आया, मतलब क्लॉटिंग मैकेनिज्म को बढ़ावा दिया. उसके बाद फाइब्रिन क्लॉट बना और इसी फाइब्रिन क्लॉट को अपन परमानेंट प्लग बोलते हैं. और इस परमानेंट प्लग का कुछ मिनट या कुछ आवर में क्या होता है, रिट्रैक्शन होता है, सरफेस एरिया सिकुड़ के कम हो जाएगा, तो उसे बोलते हैं क्लॉट रिट्रैक्शन. क्या बोलते हैं, क्लॉट रिट्रैक्शन. उसमें अब जो फर्दर बात करेंगे, दो टर्म आता है, एक तो आपका आ जाएगा ब्लीडिंग टाइम, एक हो जाएगा आपका डेट इज कॉल्ड क्लॉटिंग टाइम. ये जो ब्लीडिंग टाइम है ना, ये ब्लीडिंग टाइम प्लेटलेट्स के नंबर पे डिपेंड करता है, ये प्लेटलेट के एक्शन पे डिपेंड करता है, मतलब ये प्लेटलेट पे डिपेंड करता है. इसका मतलब बोल सकते हैं, अगर प्लेटलेट कम हो रहा है तो ब्लीडिंग टाइम आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा. और यह क्या होता है, सपोज डेट मान लेते हैं प्लेटलेट्स कम हो गया, प्लेटलेट्स कम होना उसे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. पिनिया का मतलब डिक्रीज, थ्रोम्बोसाइट का मतलब होता है प्लेटलेट्स. इसका मतलब इसे हम क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट्स का कम होना. अगर प्लेटलेट कम है तो ब्लीडिंग टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. ब्लीडिंग टाइम का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. क्यों बढ़ेगा, इसका रीज़न हम अपन बात कर चुके. क्यों, क्योंकि प्लेटलेट सपोज डेट कम है, तो प्लेटलेट्स कम हुए तो प्लेटलेट्स का एक्यूमुलेशंस नहीं होगा, इसका मतलब टेम्पररी प्लग का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो इसका मतलब ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा ना फर्दर प्रोसेस का. तो अब नेक्स्ट है क्लॉटिंग टाइम. क्लॉटिंग टाइम क्या होता है, ये जो क्लॉटिंग टाइम है ना, ये क्लॉटिंग टाइम डिपेंड करता है आपके क्लॉटिंग फैक्टर पे. किस पे, क्लॉटिंग फैक्टर पे. मतलब अगर क्लॉटिंग फैक्टर कम है तो क्या हो जाएगा, क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाएगा ना. क्लॉटिंग फैक्टर कम है तो मतलब क्या हो जाएगा, क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाएगा. तो मतलब यह किस पे डिपेंड करता है, क्लॉटिंग के फैक्टर पे डिपेंड करता है. जैसे अपन एक एग्जांपल बात करते हैं, प्यारा एग्जांपल, डेट इज़ कॉल्ड हीमोफीलिया.
हीमोफीलिया में क्या होता है, जो फैक्टर 8 है, फैक्टर 8 क्लॉटिंग फैक्टर के डेफिशिएंसी होता है, जिसके कारण हीमोफीलिया के केसेस में क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाता है। अगर नेक्स्ट टॉपिक का बात करें इसी में कि इसका 2 पाथवे होता है। क्या होता है, एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे, एक होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे। ये आपका क्या हो जाएगा, ये ब्लड वेसल्स है। मान लो सपोज डैट ब्लड वेसल्स का इंजरी हुआ, तो ब्लड वेसल्स में जो इंजरी हुआ तो ये एंडोथेलियम का डैमेज होगा, और जब एंडोथेलियम डैमेज होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, कोलेजन का एक्सपोज करेगा कोलेजन, और कोलेजन एक्सपोज होगा तो एंडोथेलियम मतलब ब्लड वेसल्स के पास ही कुछ ऐसे स्टिमुलेटरी फैक्टर होते हैं, याद रखना, ब्लड वेसल्स के पास ही कुछ ऐसे स्टिमुलेटरी फैक्टर होते हैं जो एक्टिवेट होंगे और फर्दर क्लॉटिंग मैकेनिज्म को स्टिमुलेट करेगा, और इसे अपन बोलेंगे इंट्रिंसिक पाथवे। मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर ही कुछ फैक्टर हैं जो रिलीज होगा, उनसे जो आपका मैकेनिज्म स्टार्ट होगा ब्लड क्लॉटिंग का, उसे बोलेंगे इंट्रिंसिक पाथवे। याद रखना इंट्रिंसिक पाथवे क्या होता है। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या होता है कि देखो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स के अगल बगल क्या होगा, सेल्स होंगे और टिश्यू होंगे। तो ब्लड वेसल्स का जब डैमेज होगा तो उसके अगल बगल का टिश्यू का भी डैमेज होगा। जो टिश्यू के डैमेज होने से एक फैक्टर रिलीज होता है, उसे बोलते हैं टिश्यू फैक्टर, मतलब टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। कौन सा फैक्टर, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर का रिलीज होता है। इस टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर के रिलीज होने से जो मैकेनिज्म चलेगा क्लॉटिंग का, उसे बोलेंगे एक्सट्रिंसिक पाथवे। क्यों बोलते हैं एक्सट्रिंसिक, समझो, एंडोथेलियम के अंदर है तो इंट्रिंसिक, एंडोथेलियम के बाहर वाले टिश्यू में डैमेज होकर जो फैक्टर रिलीज होता है उससे जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म होगा, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे। सवाल आता है क्या सपोज दैट इंजरी हुई तो क्या दोनों पाथवे एक साथ चलेगा क्या? हाँ, दोनों पाथवे एक साथ चलता है। नाम का है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। ये इनसाइड द ब्लड वेसल्स के अंदर जो फैक्टर रिलीज होगा उससे, इसीलिए हम इसे इंट्रिंसिक बोलेंगे। ये आउटसाइड द ब्लड वेसल्स जो फैक्टर का रिलीज होता है, जो टिश्यू का डैमेज होता है उसके कारण जो फैक्टर रिलीज होता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक फैक्टर बोलते हैं। और सपोज नहीं, अपन बात करते हैं इसमें कि इंट्रिंसिक पाथवे में क्या हो गया, कोई भी वेसल्स का डैमेज हुआ, मतलब वेस्कुलर इंजरी हुई, तो वह वेस्कुलर इंजरी होते ही क्या होगा, एंडोथेलियम डैमेज कर जाएगा। और डैमेज क्या, इसका मतलब यह किससे क्या क्या होगा, उसका कोलेजन एक्सपोज कर जाएगा। और दूसरा याद रखना, यह जब ये इंजरी में दो चीज़ होगा, या तो वो कोलेजन एक्सपोज कर जाएगा या निगेटिव चार्ज सरफेस के कॉन्टेक्ट में आएगा, तो इंट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट होगा, इंट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट होगा। और एक्सट्रिंसिक क्या हो जाएगा, मान लो सपोज डैट वेस्कुलर वेसल्स का इंजरी हुई, उसके अगल बगल टिश्यू का डैमेज हुआ, और उससे एक रिलीज फैक्टर करता है, रिलीज ऑफ टिश्यू फैक्टर, एक टिश्यू फैक्टर का रिलीज होता है। उस टिश्यू फैक्टर को क्या बोलते हैं, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं। तब क्या हो जाएगा, आपका एक्सट्रिंसिक पाथवे होगा। सवाल आता है क्या इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों एक साथ चलते हैं क्या? हाँ, दोनों एक साथ चलते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये जो फैक्टर है इंट्रिंसिक पाथवे, ये आपका फैक्टर 12 से स्टार्ट होगा, ये फैक्टर 12 से स्टार्ट होगा। और यह जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है, ये आपका फैक्टर 7 से स्टार्ट होगा, 12 से 7 से। और दूसरा इंपॉर्टेंट, ये दोनों का जो कॉमन फैक्टर है, डेट इज कॉल्ड 10th फैक्टर, नॉट 8th, 10th फैक्टर। क्या है यह? कॉमन फैक्टर है 10th। याद रखना 10th फैक्टर दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। इस चीज़ को लिए अपन बात करते हैं फर्दर। क्या होता है इसमें, फैक्टर को जो रिप्रेजेंट करते हैं रोमन नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। और यह 12th फैक्टर को क्या बोलते हैं, 9th फैक्टर को क्या बोलते हैं, इस तरीके, इस चीज़ को अपन पहले एक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, उसमें आप देख सकते हो जाके। तो अपन बात करें इस फैक्टर का, जिससे इसमें क्या हो जाएगा, 12th फैक्टर। और 12th फैक्टर का एक्टिवेशंस होता है 12th ए में, ए रिप्रेजेंट करता है एक्टिवेटेड फैक्टर को। मतलब 12th को क्या हो जाएगा, 12th एक्टिवेटेड फैक्टर मतलब 12th ए में कन्वर्ट हुआ। और यह 12th ए जो एक्टिवेटेड 12th ए है, इसको कौन कन्वर्ट करेगा, 12th से 12th ए में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, उसको करता है HMW, काइनोजेन कैलिक्रीन। मतलब 12 से 12A, मतलब एक्टिवेटेड फॉर्म में कौन कन्वर्ट कर रहा है, मॉलिक्यूलर, H बोले तो है, M बोले तो मॉलिक्यूलर, W बोले तो वेट, है मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजेन कैलिक्रीन।
कैलिक्रेन। ये क्या करता है, 12th से 12A में कन्वर्ट करता है, और 12th के बाद जस्ट नीचे चला, रिवर्स मेथड में चलना, तो 12th के बाद 11th A को क्या करता है, 11th को 11th A में मतलब 11th एक्टिवेटेड फॉर्म में ये कन्वर्ट करता है। कौन, यहाँ पे भी HMW काइनिनोजन यूज किया जाएगा, हाई मोलिकुलर वेट काइनिनोजन के हेल्प से ये कन्वर्ट होगा। और फिर ये क्या करेगा, 11th के बाद 10th आना चाहिए, लेकिन 10th तो कॉमन है ना, तो 10th नहीं आएगा, तो आपका कौन सा आ जाएगा, 9th फैक्टर 9th A में एक्टिवेटेड होता है। किसमें, 9th A में एक्टिवेटेड होता है। फिर क्या होता है कि ये जो 9th A एक्टिवेटेड है, 9th फैक्टर जो एक्टिवेटेड फॉर्म में है, यह इसमें फोस्फोलिपिड एज ए कोफैक्टर, और 9th के बाद क्या आना चाहिए, 8th, लेकिन 8th एक कोफैक्टर का काम करेगा, किसके लिए, 10th को एक्टिवेट करने के लिए, मतलब फोस्फोलिपिड और 8th A मतलब फैक्टर 8 एक्टिवेटेड फॉर्म और कैल्शियम्स, ये 3 कोफैक्टर ऐसा है किसको करेगा, 9th A के हेल्प से यह क्या करेगा, 10th को फैक्टर को 10th A में कन्वर्ट करेगा, 10th A में कन्वर्ट कर देगा। अब देखो अपन अब चलते हैं एक्सटेंसिव पाथवे में। एक्सटेंसिव पाथवे 7th से स्टार्ट होता है। 7th में क्या हो जाएगा, जो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन ये 7th को 7th A में एक्टिवेट करेगा। और 7th A का काम क्या है, ये 7th A बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर करता है, ये आपके 9th A को भी एक्टिवेट करता है। याद रखना, 9th A को भी एक्टिवेट करेगा। सवाल आता है यहाँ से कि सर ये 9th A को भी एक्टिवेट कर रहा है, इसका मतलब ये क्लियर हो गया, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों सेम मतलब एक टाइम चलता होगा, साइमल्टेनियसली चलता होगा, इसीलिए ना ये 7th A 9th A को एक्टिवेट करता है। फिर क्या हो जाएगा, ये 7th A फोस्फोलिपिड कैल्शियम टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये फोस्फोलिपिड कैल्शियम टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन ये कोफैक्टर की तरह हेल्प करेगा। यह क्या करेगा, 10th को 10th A में एक्टिवेट कर देगा, 10th A को 10th A में कन्वर्ट कर देगा, 10th को 10th A में कन्वर्ट कर दिया। और यह जो 10th A है, यह फोस्फोलिपिड कैल्शियम और जो 5th एक्टिवेटिंग फैक्टर है, क्या 5th एक्टिवेटेड फैक्टर है, इसके हेल्प से यह क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। किसमें, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। और यह थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। क्या, फिब्रिनोजन को क्या करेगा, ये फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। फिर क्या हो गया, ये प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हुआ, किसके मदद से, कैल्शियम की हेल्प से। फिर थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ पे भी कैल्शियम का रिक्वायरमेंट होगा, कैल्शियम के रिक्वायरमेंट से और कौन करेगा, थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में। फिर क्या होता है, एक को फैक्टर है की तरह काम करता है, फैक्टर 13th A में कन्वर्ट करता है। 13th A में कौन कन्वर्ट करेगा, थ्रोम्बिन। और यह 13th A एज ए को फैक्टर फाइब्रिन को स्टेबलाइज्ड फाइब्रिन का पॉलीमर बना लेगा। तो ये पॉलीमराइजेशन करने में कौन हेल्प करता है, कौन, थ्रोम्बिन। क्यों, क्योंकि यह 13th को 13th A में एक्टिवेटेड करेगा। और 13th A जो फैक्टर है, यह एक्टिवेटेड फॉर्म क्या करता है, इस फाइब्रिन को पॉलीमराइजेशन करता है। और पॉलीमराइजेशन जैसे ही फाइब्रिन का हुआ, इसका मतलब क्लॉट बन गया ना, क्लॉट बन जाता है। इस तरीक़ा से हम बोल सकते हैं ब्लड कोगुलेशन अपना मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ये सिंपल सा टॉपिक था। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज कॉल्ड फैक्टर 8। कौन सा, फैक्टर 8। इसे बोलते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। क्यों बोलते हैं, इससे पहले हम लोग शुरू में ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि फैक्टर 8 के कमी से हीमोफीलिया होता है। ये फैक्टर 8 प्रेजेंट होना इसका मतलब हीमोफीलिया नहीं होगा, इसका मतलब ये एंटी हीमोफिलिक की तरह काम करेगा। होता क्या है इसमें, देखो, तो इसमें क्या होता है कि जो 1 विलीब्रेंट फैक्टर है, ये 1 विलीब्रेंट फैक्टर क्या करता है, यह फैक्टर 8 से को बाइंड करके रखता है। क्या करता है, फैक्टर 8 को बाइंड करके रखता है। तो इसका मतलब सवाल आता है कि इसका मतलब फैक्टर 8 का रिलीज होना किसके हाथ में है, आपका 1 विलीब्रेंट फैक्टर के हाथ में है। तो ये 1 विलीब्रेंट फैक्टर क्या करता है, 1 विलीब्रेंट फैक्टर क्या करता है कि जब रिक्वायरमेंट होता है, मान लो इंजरी हुआ, जब रिक्वायरमेंट होता है 8th क्लॉटिंग फैक्टर का रिलीज होने का, तब यह क्या करता है, इसे रिलीज कर देता है। तब क्या कर देता है, इसे रिलीज कर देता है। सपोज दैट मान लो 1 विलीब्रेंट फैक्टर का डेफिशिएंसी है, तो डेफिशिएंसी है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो फैक्टर 8 है इसको एक्टिवेट करके रिलीज नहीं कर पाएगा। जब रिलीज नहीं कर पाएगा तो जो क्लॉटिंग टाइम है वह डिले हो जाएगा। जब क्लॉटिंग टाइम डिले हो जाएगा तो उस केसेस में क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। थी कौन सा केसेस में हम लोग पढ़े थे, हीमोफीलिया के केस में बात करे थे, किसको, उसमें क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर 8 का डेफिशिएंसी होता है। और ये कब हो सकता है, जैसे एपिस्टेक्सिस हो गया। एपिस्टेक्सिस मतलब नाक से जो नेजल ब्लीडिंग जो होता है, नाक से जो ब्लीडिंग होता है, इसमें क्या होता है कि क्लॉटिंग टाइम्स डिले हो जाता है। और भी हो सकता है जैसे आपका हिमरेज हुआ कोई भी, या आपका जॉइंट वगैरह से ब्लीडिंग होने लगा,
या माउथ ब्लीडिंग हुआ या रेक्टल ब्लीडिंग हुआ, उस केसेस में भी यह देखने को मिल सकता है। किसमें? विल ब्लेंड फैक्टर का डेफिशिएंसी मतलब क्लॉटिंग फैक्टर 8 का डेफिशिएंसी मतलब क्लॉटिंग टाइम का डिले हो सकता है। अगर हीमोफीलिया का थोड़ा सा बात करें तो हीमोफीलिया में एक होता है हीमोफीलिया ए। इस हीमोफीलिया ए को क्लासिक हीमोफीलिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है? क्लॉटिंग फैक्टर 8 का डेफिशिएंसी होता है। कौन सा? क्लॉटिंग फैक्टर 8 का डेफिशिएंसी होता है। दूसरा होता है क्या? हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया बी को हम क्या बोलते हैं? क्रिसमस डिजीज बोलते हैं। इसमें जो क्लॉटिंग फैक्टर 9 का डेफिशिएंसी होता है। किसका? क्लॉटिंग फैक्टर 9 का डेफिशिएंसी होता है। ये तो आपका सबसे सिंपल और सबसे प्यारा टॉपिक था, डेट इज कॉल्ड ब्लड कोआगुलेशंस। अगर आपको नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप प्रभाकर MBBS को ज्वाइन कर सकते हो। प्रभाकर PRABHAKAR MBBS सब स्मॉल लेटर में होना चाहिए, अल्फ़ाबेट सबके स्मॉल होना चाहिए और प्रभाकर और MBBS के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज।